हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। पहली दो यूनिट यानी यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने लगे हमारी यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। अब वो ही क्राइटेरिया रहेगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ के साथ ही करवाए जाएंगे और सिलेबस तो होगा ही होगा, इवन रिवीजन सीरीज भी कंडक्ट होगी। सो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ। लाइक दैट इज़, या फर्स्ट चैप्टर कह लो या फर्स्ट इंट्रो कह लो। ये सेक्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग और स्कोप को इंट्रोड्यूस करता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को बिजनेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन और नेचर की। ये सेक्शन इस सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है जो इकोनॉमिक थियरीज, प्रिंसिपल्स और एनालिटिकल टूल्स को प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करता है। ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोस में लगाता है, जैसे प्राइसिंग या प्रोडक्शन डिसीजंस। ये बिजनेस और इकोनॉमिक्स के ब्रिज जैसा काम करता है, उसके बीच ब्रिज में। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को क्वांटिटेटिव मेथड्स के साथ इंटीग्रेट करती है ताकि मैनेजरियल डिसीजंस गाइड हो सके, जैसे प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल फर्म्स और कंज्यूमर्स पे फोकस करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वाइड फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन या जीडीपी पे। क्वांटिटेटिव मेथड्स स्टैटिस्टिकल टूल्स को प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर को, जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं। ये बताते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसे काम करता है और क्यों यूनिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड डिसिप्लिन है जो इकोनॉमिक थियोरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करता है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल बिजनेस सिनेरियोस में इम्प्लीमेंट करता है ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिसीजन ओरिएंटेड है जो रिसोर्स यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइज़ करने पे फोकस करता है। ये मैनेजर्स को बेस्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है जो बिजनेस के गोल्स अचीव करें। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये जो इकोनॉमिक्स, स्टैट, मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट से इनपुट्स लेता है। ये मल्टीपल फील्ड्स के नॉलेज को कंबाइन करता है ताकि हॉलिस्टिक बिजनेस सॉल्यूशंस बनाए जा सकें। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डायनामिक है, जो चेंजिंग मार्केट कंडीशन जैसे इन्फ्लेशन या टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस के साथ अडेप्ट होता है। ठीक है जी। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स करंट और रेलेवेंट रहे। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये सेक्शन दिखाता है कि ये सब्जेक्ट कैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजंस को सपोर्ट करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्रिटिकल है और अगले पॉइंट इसकी स्पेसिफिक रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं जो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ये बताते हैं कि ये सब्जेक्ट बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। पहला रूल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो मार्केट एंट्री, प्रोडक्ट लॉन्चेस और एक्सपेंशन के डिसीजंस को गाइड करता है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज को शेप करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में सक्सीड कर सके। दूसरा रूल है रिसोर्स एलोकेशन, जो कैपिटल, लेबर और मटेरियल्स के यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करता है। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ हों। तीसरा रोल है रिस्क मैनेजमेंट, जो मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अनसर्टेनिटीज़ को एनालाइज करता है। ये बिजनेस को पोटेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज को बनाता है। चौथा रोल है कम्पिटिटिव एडवांटेज, जो प्राइसिंग और प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म कर सके। ये मार्केट में एज बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ। ये सेक्शन दिखाता है कि ये सब्जेक्ट कैसे मल्टीपल फील्ड से कनेक्ट होता है ताकि बिजनेस डिसीजंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। पहला कनेक्शन है इकोनॉमिक्स के साथ, जो फाउंडेशनल थ्योरीज जैसे डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए थ्योरेटिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है। दूसरा कनेक्शन है स्टैट और मैथमेटिक्स के साथ,
जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे रिग्रेशन फॉर डिमांड फोरकास्टिंग को इनेबल करता है। ये डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए टूल्स को प्रोवाइड करता है। तीसरा कनेक्शन है अकाउंटिंग के साथ, जो कॉस्ट और फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजंस को सपोर्ट करता है। चौथा कनेक्शन है मैनेजमेंट के साथ, जो इकोनॉमिक एनालिसिस को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक इंसाइट्स बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ सिंक्रोनाइजेशन में हों। होप सो आपको जितना करवाया वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और करेक्टरिस्टिक्स को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। ये सब्जेक्ट का कोर एसेंस और उसके यूनिक फीचर्स को डिफाइन करता है। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है एज अ स्टडी जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करती है और फोकस करती है आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने पे जब कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मार्केट में कंपटीशन है। ये बताता है कि कैसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बिजनेस को प्रैक्टिकल चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं, एंश्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर लिमिटेशंस। अब देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के करेक्टरिस्टिक्स जो इसकी की फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। ये बताते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसे काम करते हैं और क्यों यूनिक है। पहली करेक्टरिस्टिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस, जो स्पेसिफिक बिजनेस चैलेंजेस जैसे प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल को एड्रेस करता है। ये प्रैक्टिकल इश्यूज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो। दूसरी करेक्टरिस्टिक है माइक्रो इकोनॉमिक एम्फेसिस, जो इंडिविजुअल फर्म्स, कंज्यूमर्स और मार्केट्स को एनालाइज करता है। ये माइक्रो लेवल पे फोकस करता है ताकि बिजनेस स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए इंसाइट्स मिलें। तीसरी करेक्टरिस्टिक है नॉर्मेटिव अप्रोच, जो ऑप्टिमल डिसीजंस प्रिस्क्राइब करती है, यानी बताती है कि क्या करना चाहिए। ये मैनेजर्स को बेस्ट पॉसिबल एक्शन सजेस्ट करता है। चौथी करेक्टरिस्टिक है क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज़, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और फोरकास्टिंग। ये डाटा ड्रिवन मॉडल्स और टेक्निक्स के थ्रू एक्यूरेट और मेजरेबल डिसीजंस को सपोर्ट करता है। पांचवी करेक्टरिस्टिक है डायनामिक एप्लीकेशन, जो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे इन्फ्लेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अडेप्ट होती है। ये इंश्योर करती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्लेक्सिबल और रेलेवेंट रहे। अब हम चलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो इम्पॉर्टेंट लेंसेज हैं। ये सेक्शन बताता है कि कैसे ये सब्जेक्ट दोनों लेवल्स के इकोनॉमिक एनालिसिस को इंटीग्रेट करते हैं। पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस को हाईलाइट करता है। ये बिजनेस के स्पेसिफिक यूनिट्स और मार्केट्स पे फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स, कंज्यूमर्स और मार्केट्स पे फोकस करता है। ये फर्म स्पेसिफिक और कंज्यूमर स्पेसिफिक बिहेवियर को डीपली एनालाइज करता है ताकि टारगेटेड डिसीजंस लिए जा सके। की एरियाज देखते हैं जैसे डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, प्राइसिंग और कंपटीशन। ये माइक्रो लेवल के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो बिजनेस डिसीजंस को शेप करते हैं। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जो ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। ये बिग पिक्चर फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो बिजनेस स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कंसीडर करता है। ये इकोनॉमिक वाइड कंडीशंस के इम्पैक्ट को बिजनेस पे इवेल्युएट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक साइकिल्स के थ्रू बिजनेस स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स को स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में इंटीग्रेट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन की, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अप्रोच को क्लैरिफाई करते हैं। ये सेक्शन बताता है कि कैसे ये दोनों अप्रोचेस बिजनेस डिसीजंस में अप्लाई होते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है जो फोकस करती है क्या होना चाहिए पे, जैसे ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज रिकमेंड करना। ये मैनेजर्स को सजेस्ट करती है कि कौन से डिसीजंस बेस्ट आउटकम्स दे सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, क्या है को एनालाइज करती है, जैसे मार्केट ट्रेंड्स का स्टडी बिना कोई रिकमेंडेशंस दिए। ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे फोकस करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राइमरली नॉर्मेटिव है, जो फर्म्स को ऑप्टिमल डिसीजंस की तरफ गाइड करती है। ये प्रिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं ताकि बिजनेस गोल्स अचीव हो सके। होप सो आपको जितना करवाया वो समझ आ गया होगा।
अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप वास्ट है जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल एरियाज को कवर करता है। ये सब्जेक्ट बिजनेस के हर एस्पेक्ट को टच करता है फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। अगले सेक्शन में यानी अब जो हम करने जा रहे हैं की कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो मैथडोलॉजीज के साथ सपोर्ट किए जाएंगे। ये कंपोनेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हाईलाइट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग की, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक मेजर कंपोनेंट है। ये कंज्यूमर बिहेवियर और फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्शंस पे फोकस करता है। कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर डिमांड को एनालाइज करता है और फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट करता है यूजिंग इकोनॉमिक टूल्स जैसे इलास्टिसिटी और फोरकास्टिंग मॉडल्स। ये फर्म्स को मार्केट नीड्स को समझने और प्लान करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं मैथडोलॉजीज जो डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करती हैं। पहली मैथडोलॉजी है डिमांड इलास्टिसिटी, जो डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है जब प्राइस, इनकम या दूसरे फैक्टर्स चेंज होते हैं। ये बताता है कि मार्केट डिमांड कैसे रिएक्ट करती है एक्सटर्नल चेंजेस पे। दूसरी मैथडोलॉजी है फोरकास्टिंग टेक्निक्स जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और मार्केट सर्वेस। ये स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करके फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। डिमांड एनालिसिस का एप्लीकेशन है फर्म्स को प्रोडक्शन लेवल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सेट करने में हेल्प करना। ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग मार्केट डिमांड के साथ अलाइन हो। कैलकुलेशन लॉजिक बताता हूँ, लाइक आप पहले सुनो, इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.5, a 10% प्राइस रिडक्शन इंक्रीजेज डिमांड बाय 15%। ये एक लाइन है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है तो 10% प्राइस रिडक्शन से डिमांड 15% इंक्रीज होती है। ये इलास्टिसिटी के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करता है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ फुल डिमांड क्या होता है। देखो, जो मैंने अभी आपको एक और क्वेश्चन करवाया ना, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का, ये भी एक क्वेश्चन था। अब हम करने जा रहे हैं फुल डिमांड का क्वेश्चन। देखो, ये एक स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। फुल डिमांड का अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। फुल डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर्स मार्केट प्लेस में डाले गए सारे प्रोडक्ट्स एडिक्वेटली बाई करते हैं। ये बताता है कि मार्केट डिमांड और अवेलेबल सप्लाई मैच करती है, यानी कोई शॉर्टेज या सरप्लस नहीं है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा मेजर कंपोनेंट है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करता है। कॉन्सेप्ट अब डिफाइन करता हूँ कि प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस प्रोडक्शन प्रोसेसेस और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं ताकि एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइज हो। ये बिजनेस ऑपरेशंस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। अब देखते हैं मैथडोलॉजीज जो प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करती हैं। पहली मैथडोलॉजी है प्रोडक्शन फंक्शन, जो आउटपुट को इनपुट्स यानी जैसे लेबर या कैपिटल के फंक्शन के रूप में एनालाइज करता है। ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है। अब दूसरी मैथडोलॉजी है कॉस्ट एनालिसिस, जो फिक्स्ड, वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट को एग्जामिन करती है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, तीसरी मैथडोलॉजी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो इंक्रीज प्रोडक्शन से कॉस्ट रिडक्शन को आइडेंटिफाई करती है। ये बताती है कि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन से पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम होता है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस का एप्लीकेशन है प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल को गाइड करना। ये एफिशिएंट रिसोर्स यूज और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करती है। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस और स्ट्रेटजीज के सेक्शन की, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का तीसरा कंपोनेंट है। ये प्राइसिंग के स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। कॉन्सेप्ट डिफाइन करता हूँ। देखो, प्राइसिंग डिसीजंस ऑप्टिमल प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट, डिमांड और कंपटीशन। ये प्राइसिंग को मार्केट रियलिटीज़ के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं मैथडोलॉजीज जो प्राइसिंग डिसीजंस के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करती हैं। पहली मैथडोलॉजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग।
जो टोटल कॉस्ट पे मार्कअप ऐड करती है। ये सिंपल और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच है। अब दूसरी मेथडोलॉजी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स को डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करती है। ये डिमांड डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करती है। तीसरी मेथडोलॉजी है स्कीमिंग वर्सेस पेनिट्रेशन पॉलिसी, जो या तो हाई इनिशियल प्राइस सेट करती है या लो प्राइजेस मार्केट शेयर गेन करने के लिए। ये मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज को डिफाइन करती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का एप्लीकेशन है प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करना। ये फर्म्स को मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने में हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का चौथा कंपोनेंट है। ये मार्केट टाइप्स और कंपटीशन डायनामिक्स पे फोकस करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस मार्केट टाइप्स जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली को एग्जामिन करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज इन्फॉर्म हो सके। ये मार्केट इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को स्ट्रेटजी में इंटीग्रेट करते हैं। अब देखते हैं मेथडोलॉजीज जो मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करती हैं। पहली मेथडोलॉजी है मार्केट शेयर एनालिसिस, जो फर्म की पोजीशन को कॉम्पिटिटर्स के रिलेटिव असेस करती है। ये मार्केट में फर्म के स्टैंडिंग को क्वांटिफाई करती है। दूसरी मेथडोलॉजी है गेम थ्योरी, जो फर्म्स के बीच स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस को एनालाइज करती है। ये कॉम्पिटिटिव बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को मॉडल करती है। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस का एप्लीकेशन है प्राइसिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को गाइड करना। ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को शेप करता है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट का रोल सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं। ये ना एक अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन के रिलेटेड जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो ये प्राइस का है, दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। ये मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केटिंग एफर्ट्स के लिमिटेड इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल था बट इम्पॉर्टेंट है। मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता। मोनोपोली को इफेक्टिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू कस्टमर्स को कन्विंस करना होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट प्राइमरली प्रोडक्ट या सर्विस के इंटीमेशन पे फोकस करती है। फर्म्स ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएट करते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और मार्केट में डिस्टिंक्ट इमेज बने, ठीक है जी। ओलिगोपोली में सेलिंग कॉस्ट का रोल मार्केट साइज इंक्रीज करना है, क्योंकि मार्केट में फ्यू डोमिनेंट फर्म्स होते हैं, कंपटीशन इंटेंस होता है और सेलिंग कॉस्ट कस्टमर बेस एक्सपैंड और लार्ज मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए यूज होती है। अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को। ये ना अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्होंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंसर मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी। ये बताता है कि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी कैसे वेरी करती है। पहला मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोपोली, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, क्योंकि मोनोपोलीज के पास मार्केट पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है और कंपटीशन कम होता है। वो हायर प्राइजेस सेट कर सकते हैं बिना ज़्यादा कस्टमर्स को खोए। दूसरा है ड्यूओपोली, जिसमें दो डोमिनेंट फर्म्स होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी मोनोपोली से ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में कम होती है। ये लिमिटेड कंपटीशन के डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा है ओलिगोपोली, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स मार्केट डोमिनेट करती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन लेवल और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये डायनामिक मार्केट बिहेवियर को हाईलाइट करता है। चौथा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें मैनी फर्म्स डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स और चॉइसेस होते हैं। ये हाई इलास्टिसिटी की वजह से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को प्रमोट करता है। अब एक और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के साथ ही रिलेटेड है बेसिकली। वो मैं आपको यहाँ पे देखो, जो हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन
फंक्शन। ये बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का एक ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के इनपुट्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। देखो प्रोडक्शन फंक्शन इसका जो होता है दैट इज Q इज इक्वल टू ए, जिसमें या इसको आप एक बार इक्वेशन को छोड़ो, सिंपल समझो। इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन में एल है वो लेबर है, के है कैपिटल है, रिप्रेजेंट करती है, और ए कैपिटल, ए स्मॉल और एस पैरामीटर्स हैं। एक कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन कहलाता है। ये मैथमेटिकल मॉडल प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। एक बार मैं आपको मेंशन कर ही देता हूँ, Q इज इक्वल टू ए के माइनस थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा एल माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, दैट इज योर कंप्लीट प्रोडक्शन फंक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। ये फंक्शन एक प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें लेबर और कैपिटल इनपुट्स के बीच कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। ये इनपुट्स के सब्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी को क्वांटिफाई करता है। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि लेबर और कैपिटल इनपुट्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है, चाहे उनके प्राइजेस या कॉस्ट में चेंजेस हों। ये इनपुट सब्स्टिट्यूशन के प्रेडिक्टेबल बिहेवियर को हाईलाइट करता है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब एक हम करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्वेश्चन था, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसके रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम करने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है ये क्वेश्चन। देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जो फर्म्स टोटल मार्केट के रिलेटिव छोटे होते हैं और हर फर्म स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। हर फर्म का मार्केट शेयर ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में छोटा होता है। ये मार्केट फ्रेगमेंटेशन को हाईलाइट करती है। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इजी एंट्री और एग्जिट होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं। न्यू फर्म्स यूनिक प्रोडक्ट्स या वेरिएशंस ऑफर करके एंटर कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फर्म्स अगर compete ना कर सके तो एग्जिट कर सकते हैं। ये मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जो एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट डायनामिक्स के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक्सेस कैपेसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां फर्म मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस करती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स एफिशिएंट स्केल पे ऑपरेट करती हैं और मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं अपनी फुल कैपेसिटी यूज़ करके, ठीक है जी। इसीलिए एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, ये पूछा गया था पेपर में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब जो इनवर्स रिलेशनशिप है लाइक, ठीक है जी, अब जो ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसके रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में, जो डिमांड का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये सेक्शन डिमांड के बिहेवियर को अब हाईलाइट करेगा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ या जो समझाने जा रहा हूँ। देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशनशिप के लिए कंज्यूमर की इनकम सेम रहनी चाहिए। ये डिमांड एनालिसिस में एक कांस्टेंट फैक्टर है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस स्टेबल होनी चाहिए ताकि डिमांड रिलेशनशिप एक्यूरेट रहे। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट प्राइस डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये कांस्टेंट रहने बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये क्वेश्चन अजम्पशंस के रिलेटेड था, ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना थोड़ा सा और डिटेल में टॉपिक करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का। अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, जो डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस का एक की मेजर है। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज के इलास्टिसिटी डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करता है।
देखो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं जब प्राइस में चेंजेस होते हैं। ये प्राइस चेंजेस के मार्केट इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करती हैं। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और मार्केट कंडीशंस वाले प्रोडक्ट्स की प्राइस इलास्टिसिटीज वेरी करते हैं। ये प्रोडक्ट टाइप और मार्केट डायनामिक्स के इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करती हैं। अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट में, यानी बेसिकली अगेन वी आर डूइंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी को इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर उसका पूछा गया था, उसको हम करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर को। ठीक है जी। पहला है नेसेसिटीज, जो इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज होते हैं जो बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी हैं। इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी प्राइस चेंजेस का क्वांटिटी डिमांडेड पे कम इम्पैक्ट होता है। दूसरा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, जो यूनिक फीचर्स या क्वालिटीज़ वाले गुड्स या सर्विसेज होते हैं जो मार्केट में दूसरों से अलग होते हैं। इनकी डिमांड नेसेसिटी से ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट से कम इलास्टिक होती है। तीसरा है ड्यूरेबल गुड्स, जो लॉन्गर लाइफ स्पैन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सटेंडेड पीरियड तक चलते हैं। इनकी डिमांड नेसेसिटीज और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट से ज़्यादा इलास्टिक होती है। चौथा है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जो आइडेंटिकल या नियरली आइडेंटिकल गुड्स या सर्विसेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्वालिटीज़ और फंक्शनैलिटी। इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स प्राइस डिफरेंसेस के बेसिस पे इजीली स्विच कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा गया है, मार्केट स्ट्रक्चर्स का। मार्केट स्ट्रक्चर्स उनकी प्राइसिंग पावर के टर्म में, प्राइसिंग पावर टर्म। ठीक है, इसको अब हम करने जा रहे हैं। अब देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फर्म्स के प्राइसिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में। ये बताता है कि कौन से मार्केट स्ट्रक्चर्स में फर्म्स को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है प्राइसिंग पे। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें मैनी स्मॉल फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करती हैं। हर फर्म का प्राइसिंग पावर नहीं होता, क्योंकि वो प्राइस चेकर्स होते हैं और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करना होता है। ये जीरो प्राइसिंग कंट्रोल को हाईलाइट करता है। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें मैनी फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती हैं। फर्म्स के पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू थोड़ा प्राइसिंग कंट्रोल होता है, लेकिन कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग पावर लिमिटेड होती है। तीसरा है ओलिगोपोली, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स मार्केट डोमिनेट करती हैं। फर्म्स के बीच इंटरडिपेंडेंस की वजह से यानी सम वर्ड को लिख लो, प्राइसिंग कंट्रोल पावर होता है, लेकिन दूसरे फर्म्स के रिएक्शंस और स्ट्रेटजीज कंसीडर करने होते हैं। चौथा है ड्यूओपोली, जो ओलिगोपोली का एक स्पेशल केस है, जिसमें सिर्फ दो फर्म्स मार्केट में होते हैं। इनका ओलिगोपोलिस्ट मार्केट से ज़्यादा प्राइसिंग पावर होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और प्राइसेस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पांचवा है मोनोपोली, जिसमें सिंगल फर्म्स के मार्केट पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। इसमें हाईएस्ट प्राइसिंग पावर होता है, क्योंकि कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता और फर्म्स दूसरे फर्म्स के एक्शंस को कंसीडर किए बिना प्राइसेस सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, दैट इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है जी। ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो साथ के साथ मैं आपको थोड़े से नहीं क्वेश्चंस है, देखो मैं आपको सारे ही करवा रहा हूँ, बट ये थोड़े से इस कॉन्टेक्स्ट के हट के क्वेश्चंस है, बट ये पेपर में बहुत आए हैं। बेसिकली ये ना जो इन्वेस्टमेंट वाला था, ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी आ सकता है। अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के सेक्शन की, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक की कंपोनेंट है। नो डाउट ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिक टूल्स के साथ इवेल्युएट करती है। ये मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं मैथडोलॉजीज जो कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करते हैं। पहली मैथडोलॉजी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करती है। ये इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ मेजर करती है। दूसरी मैथडोलॉजी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करता है। ये वो रेट है जो एनपीवी को ज़ीरो बनाता है, इंडिकेटिंग प्रोजेक्ट की रिटर्न पोटेंशियल। तीसरी मैथडोलॉजी है पे बैक पीरियड, जो इन्वेस्टमेंट रिकवर होना
के टाइम को मेजर करता है। ये बताता है कि कितना टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। कैपिटल बजटिंग के एप्लीकेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे न्यू फैक्टरीज के डिसीजंस को सपोर्ट करना। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को गाइड करता है। अब अगेन एक सेम कैपिटल बजटिंग का ही एक मैचिंग का क्वेश्चन था, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। ये भी बेसिकली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ही पार्ट है, समझ लो, बट हम उसमें रह गया, सो मैंने कहा आपको यहीं पे करवा दूँ, इससे भी रिलेटेड है। अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट्स और उनके मीनिंग्स के मैचिंग की। ये कैपिटल बजटिंग के टूल्स को डेफिनेशन को चीज़ आपकी क्लैरिफाई करेगी। देखो, कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करते हैं, ठीक है जी। सो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का रेशियो इनिशियल कैश आउटफ्लोज के साथ एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये प्रोजेक्ट वायबिलिटी को मेजर करता है। पीआई कैलकुलेट किया जाता है एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये फॉर्मूला प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस को क्वांटिफाई करता है। अगर P1 या PI ग्रेटर देन 1 है तो प्रोजेक्ट वायबल होता है। ये पॉजिटिव रिटर्न पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है एक रेट जो एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके कंप्यूट किया जाता है। ये काउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। ERR फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक है। ERR अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है, कैश फ्लोस नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डाटा पे फोकस करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जो इन्वेस्टमेंट आउटले को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज के साथ इक्वेट करता है जो एक पीरियड के बाद रिसीव होते हैं। ये एनपीवी को जीरो बनाता है। IRR वो डिस्काउंट रेट है जो एनपीवी को जीरो बनाता है और इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू के साथ इक्वेट करता है। ये प्रोजेक्ट के रिटर्न पोटेंशियल को डिफाइन करता है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी MIRR एक कंपाउंड एवरेज एनुअल रेट है जो डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट के साथ कैलकुलेट किया जाता है जो प्रोजेक्ट के IRR से अलग होता है। यह रियलिस्टिक री इन्वेस्टमेंट अजम्पशंस को प्रोवाइड करता है। MIRR अज्यूम करता है कि कैश इनफ्लो स्पेसिफाइड रेट यानी जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट होते हैं और IRR के री इन्वेस्टमेंट अजम्पशंस को एड्रेस करता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर है या उसकी मेजर है कह लो। अब अगेन इसका ही एक क्वेश्चन है फैक्टर्स के रिलेटेड दैट आर कंसीडर्ड इन कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज टर्मिनल ईयर में, ठीक है जी। ये भी उसका एक पुराना क्वेश्चन है जो रह गया था, मैंने सोचा आपको करवा दूं। अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज यानी टर्मिनल ईयर के फैक्टर्स के बारे में। ये सेक्शन टर्मिनल ईयर के कैश फ्लो एनालिसिस को अब एक्सप्लोर करेगा या अब मैं आपको समझाऊंगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में प्रोजेक्ट्स के लाइफ के कैश फ्लोज इंक्लूडिंग टर्मिनल ईयर इवेल्युएट किए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट के एंड फेज फाइनेंशियल इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एक रेलेवेंट फैक्टर है। अगर टर्मिनल वैल्यू से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो टैक्स लायबिलिटी कैश इनफ्लोस को रिड्यूस करती है। ये टैक्स इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। अगर एसेट का टर्मिनल वैल्यू जैसे सैल्वेज वैल्यू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देता है तो टैक्स लायबिलिटी कैश इनफ्लोस को कम करती है। ये टर्मिनल ईयर कैश फ्लो में कंसीडर होता है। रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एक रेलेवेंट फैक्टर है। प्रोजेक्ट के एंड में नेट वर्किंग कैपिटल जैसे इन्वेंट्री रिसीवेबल्स रिकवर होते हैं जो टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोस को इंक्रीज करते हैं। प्रोजेक्ट के एंड में नेट वर्किंग कैपिटल जैसे इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स जो स्टार्ट में इन्वेस्ट किए गए थे रिकवर होते हैं और ये टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोस को इंक्रीज कर सकते हैं। टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नेक्स्ट एक रेलेवेंट फैक्टर है। अगर एसेट की सेल टर्मिनल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस देती है तो टैक्स सेविंग टैक्सेबल इनकम को कम करके कैश इनफ्लोस इंक्रीज करता है, ठीक है जी। अगर टर्मिनल ईयर में एसेट्स की सेल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस देती है तो टैक्स सेविंग यानी रिड्यूस टैक्सेबल इनकम की वजह से कैश इनफ्लोस को इंक्रीज कर सकता है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एक रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन दी थी पर ये गलत था।
करेक्ट कंसेप्ट टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस था, जो मैंने आगे भी मैं आपको बताऊंगा इसका। ये बेसिकली हमारे इनकम टैक्स की एक पूरी यूनिट है, उसमें आपको ये मैं करवाऊंगा। टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी फॉल्स था, ये ऑप्शन इसमें दी थी, क्योंकि कैपिटल गेंस टैक्स लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, सेविंग्स नहीं, जो कैश इनफ्लोज को रिड्यूस करती है। ये टैक्स इम्प्लीकेशंस के डिफरेंसेस को चीज़ क्लैरिफाई करती थी। अब एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारा पिछली यूनिट के साथ ही रिलेटेड था। अब इसका भी वो कहीं ना कहीं पार्ट है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। अब इसको हम करने जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं इसकी, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये बिजनेस डिसीजंस में रिस्कों को इवेल्युएट करता है, यानी बेसिकली जिसका जो क्वेश्चन है ना वो इस यूनिट से ज़्यादा आता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस बिजनेस डिसीजंस में अनसर्टेनिटीज को असेस करता है, जो मार्केट वोलेटिलिटी या इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से आती हैं। ये डिसीजन मेकिंग के रिस्क को मैनेज करता है। अब देखते हैं मैथडोलॉजीज जो रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करते हैं। पहली मेथडोलॉजी है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो वेरिएबल चेंजेस जैसे प्राइस या डिमांड के इम्पैक्ट को टेस्ट करती है। ये बताती है कि एक वेरिएबल के चेंज से आउटकम्स कैसे अफेक्ट होती हैं। दूसरी मेथडोलॉजी है सिनेरियो एनालिसिस, जो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एक्सपेक्टेड आउटकम्स को इवेल्युएट करती है। ये डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर्स को मॉडल करती है। तीसरी मेथडोलॉजी है डिसीजन ट्रीज, जो डिसीजन आउटकम्स और प्रॉफिटेबिलिटीज को मैप करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के पॉसिबल पाथ्स को विजुलाइज करती है। रिस्क एनालिसिस के एप्लीकेशन है इन्वेस्टमेंट और प्राइसिंग में रिस्क को मिटिगेट करना। ये सेफर और इन्फॉर्म डिसीजंस को प्रमोट करता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के हमारे चल रहे हैं हम। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस इन्वायरमेंट की, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक आखिरी कंपोनेंट है। ये एक्सटर्नल पॉलिसीज के बिजनेस में इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। ये सेक्शन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्सेस और इकोनॉमिक पॉलिसीज के इम्पैक्ट को बिजनेस पे एनालाइज करता है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। अब देखते हैं मैथडोलॉजीज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के एनालिसिस के प्रैक्टिकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन करती हैं। पहली मेथडोलॉजी है पॉलिसी एनालिसिस, यानी लाइक आपकी पॉलिसीज जो आ जाती हैं, जो टैक्स इंसेंटिव्स, ट्रेड पॉलिसीज या सब्सिडीज को इवेल्युएट करती हैं। ये गवर्नमेंट एक्शंस के बिजनेस पे इफेक्ट्स को क्वांटिफाई करती हैं। दूसरी मेथडोलॉजी है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो आपका जीडीपी हो गया, ये ट्रेड पॉलिसी, ये सारी आ जाती हैं इसमें। ठीक है जी। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को ट्रैक करती हैं। ये मैक्रो लेवल ट्रेंड्स के बिजनेस पे इम्पैक्ट को मॉनिटर करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एनालिसिस का एप्लीकेशन है कंप्लायंस और स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स को गाइड करना। ये बिजनेसेस को रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के साथ अलाइन रखती हैं। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 to यूनिट 10 करवाया जाएगा। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमने स्टार्ट की है। इसकी रिवीजन सीरीज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। अच्छे से तैयारी करो। टारगेट यही है, इन फर्स्ट अटैम्प्ट जीआरएफ को क्रैक करना है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।